नमस्ते वॉरियर्स। स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एएस के आज के इस सेशन में। आज हम लोग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में प्रेगनेंसी का सोच सकते हैं? प्रेग्नेंट होने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? क्या प्रेगनेंसी के समय एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दवा कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्रेगनेंसी में कम होता है, ज़्यादा होता है, और डिलीवरी के टाइम क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है? तो चलिए आइए देखते हैं इन्हीं के बारे में विस्तार से। सबसे पहले देखते हैं कि क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्रेगनेंसी के चांसेस अफेक्ट करता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्रजनन क्षमता या फर्टिलिटी को कम नहीं करता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से प्रेगनेंसी होने का चांस कम नहीं होता है। गर्भपात या प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से बढ़ते या घटते नहीं है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने वाले बच्चे पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं करता है। तो ये रही अच्छी बात एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। जब कोई वॉरियर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसे है वो प्रेग्नेंट होता है तो क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो तकलीफ है वो कम या ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के हिसाब से? 1/3 लोगों में ये प्रेगनेंसी के बाद कम होती है, 1/3 लोगों में बढ़ सकती है और बाकी लोगों में वो जैसे के तैसे रहती है। जिन लेडीज़ को पीठ, कमर, कूल्हे का दर्द ज़्यादा हो, जिसे हम लोग एक्सियल डिसीज बोलते हैं, उनमें जनरली ये दर्द बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। और जिनको पीठ कमर ज़्यादा न होके बाकी जोड़ों में ज़्यादा है, घुटने में, टखने में, पैर में, हाथ में, उनमें जनरली दर्द प्रेगनेंसी में कम होता है। गर्भावस्था के वजह से पीठ दर्द होता है और ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो क्या कंपल्सरी सिजेरियन सेक्शन लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं। जिसे किसे कूल्हे का, हिप का ज़्यादा दर्द है, हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हिप की मूवमेंट में बहुत तकलीफ है, उन लेडीज वॉरियर्स में सिजेरियन सेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इसके बारे में पहले से ही आप रूमेटोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन से, आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे डिटेल में चर्चा करें ताकि सिजेरियन लगेगा नहीं लगेगा थोड़ा एडवांस में ही आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। गर्भावस्था में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है दर्द कम करने के लिए। अगर कमर पीठ का दर्द बहुत ज़्यादा हो या तो फिर काफ़ी ज़्यादा कमर पीठ में फ्यूजन हुआ हो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सीजेरियन सेक्शन के लिए भी जनरली जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रेगनेंसी में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की क्या दवा हम कंटिन्यू कर सकते हैं? एनएसएआईडी या जो पेन किलर हम लोग बोलते हैं, इसका प्रयोग काफ़ी सावधानी से किया जाता है। जनरली पैरासिटामॉल ही दिया जाता है, बाकी एनएसएआईडी जनरली नहीं दिए जाते हैं। और अगर देना भी पड़े तो 32 सप्ताह से आगे तो डेफिनेटली नहीं दिए जाते हैं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो तो स्टीरॉयड दिया जा सकता है। स्टीरॉयड की वजह से होने वाली बच्चों में ओठों में डिफेक्ट होने का चांस रहता है। हम लोग इसे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। ये रिस्क बहुत कम होता है और अगर दर्द बहुत हो तो इस रिस्क को मद्देनज़र रखकर स्टीरॉयड लिया जा सकता है। सल्फासालाजिन जो साज या साजोगोली आप लेते हो वो इसमें डेफिनेटली इस्तेमाल की जा सकती है। प्रेगनेंसी में ये गोली सेफ है। उसके साथ हमेशा फोलवाइड गोली साथ में दी जाती है। क्या हम लोग बायोलॉजिक्स ले सकते हैं गर्भावस्था में? इन्फ्लिक्सिमैब जो इन्फीमैब रेमिकेड इस नाम से आता है 16 सप्ताह तक ले सकते हैं। ईटनरसेप्ट, एनब्रेल, इंटासेप्ट, ईटासेप्ट इन नाम से आती है। फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी पहले 6 महीने में, प्रेगनेंसी के जो 6 महीने हैं उसमें ले सकते हैं। अडालिमुमैब, एग्जेम्शिया, एडालिप्का, मैब्यूरा, प्लामूमैब, एडलूमैब अलग अलग नामों से आती है। ये भी पहले और दूसरे तिमाही यानी 6 महीने में ले सकते हैं।
ये सभी रिकमेंडेशंस ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ रूमेटोलॉजी के जो गाइडलाइंस आए हैं उनके हिसाब से यहाँ पे हम बोल रहे हैं। जैसे आप सभी को मालूम है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइज बहुत अहम चीज़ है। तो क्या प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज किए जाते हैं? प्रेगनेंसी में कुछ एक्सरसाइज अवॉइड करने होते हैं, तो आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट से इसके बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए कि क्या एक्सरसाइज करने हैं और कौन से एक्सरसाइज इसमें नहीं करने हैं। जनरली प्रेग्नेंट लेडीज वॉरियर्स को स्विमिंग पूल में एक्सरसाइज करना काफ़ी आसान पड़ता है। डिलीवरी के बाद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैसे क्या बिहेव करता है, कम होता है, ज़्यादा होता है? डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट 60% वॉरियर्स में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ सकता है। इसकी संभावना अधिक है अगर गर्भावस्था के दौरान एएस को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा गया हो तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में प्रेगनेंसी के बारे में रूमेटोलॉजिस्ट से वेल इन एडवांस बात करें, पहले से उनसे डिस्कस करें, ताकि सब चीज़ें सिस्टमेटिक हो, गोलियां, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कंट्रोल, ये सब चीज़ बराबर से मैनेज हो। रूमेटोलॉजिस्ट के साथ सुनिश्चित करें कि आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छी तरह से कंट्रोल में है। प्रेगनेंसी प्लान करने से एक पहले ही एक एक्सरे करवा लीजिए, क्योंकि ये एक्सरे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के टाइम काम आता है। एक बार प्रेग्नेंट हो तो एक्सरे नहीं कर सकते हैं। दवा में जो बदलाव हमने अभी डिस्कस किए उनके बारे में पहले ही रूमेटोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, और फिजियोथेरेपिस्ट से भी प्रेग्नेंट होने के बाद एक बार डिस्कस कर लीजिए कि क्या एक्सरसाइज करने हैं और क्या एक्सरसाइज नहीं करने हैं। धन्यवाद वॉरियर्स, हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।